अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई डू होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो में हमने डिस्कस करना है जो टेस्ट मेडिकोलॉजी के पेज में आपको मिला था उसके सॉल्यूशन के बारे में। ये टेस्ट बिल्कुल पीएमसी के पैटर्न पे बनाया गया था और बिल्कुल ही उस जैसा ही जिस तरह से पीएमसी ने डिस्क्राइब किया था। और ये टेस्ट इस टेस्ट को बनाने में मुझे तकरीबन 4 दिन लग गए, क्योंकि डिफरेंट बोर्ड्स की सारी बुक उठाई मैंने और फिर उसके बाद सिमिलर टॉपिक यानी जो ऐसे टॉपिक्स थे जो सब में कॉमन थे वो टॉपिक्स मिलाकर जो पीएमसी के पैटर्न के हिसाब से मैंने टेस्ट को बनाया था। और मेरी पूरी कोशिश ये थी कि अकॉर्डिंग टू पैटर्न यानी जिस तरह से उन्होंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए थे, टॉपिक्स दिए था, उस हिसाब से ही टेस्ट को डिज़ाइन करूँ। तो आई डू होप आपको इस टेस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। सारे सब्जेक्ट का तो नहीं था, लेकिन बायोलॉजी के हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर इसको सॉल्व करवा दें, तो अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। आपकी स्क्रीन पर आपका टेस्ट शो हो रहा होगा, तो यहाँ से मैं रीड करता हूँ। मेरे सामने लैपटॉप पे वो क्वेश्चंस गिवन है और आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो आपको मैं ये यहाँ से पढ़कर और सॉल्व करवाता हूँ। तो भाई देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट कंपैरेटिव स्टेटमेंट बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है जिसमें से जो कि कंपैरिजन है एनिमल सेल और प्लांट सेल। अगर आप देखोगे पीएमसी के पैटर्न में तो उसमें यही पहला जो टॉपिक था उस पर यही था लर्निंग ऑब्जेक्टिव में कि प्लांट सेल और एनिमल सेल को कंपेयर करना है। तो मैंने तमाम बुक से एक कंपैरिजन स्टेटमेंट्स निकाले थे जिसका ये एमसीक्यूज़ है। तो पहली स्टेटमेंट है, इन सर्टेन एनिमल सेल कोलेस्ट्रॉल में कॉन्स्टिट्यूट अप टू 50% ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हाइल इट इज़ एब्सेंट इन मोस्ट प्लांट सेल। अच्छा, ये जो है, ये जो लाइन लिखी है ये सिंटैक्स बुक में मौजूद है। अच्छा, इसमें क्या बात कही गई है कि जो एनिमल सेल है उसमें जो लिपिड कंटेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का, उसमें 50% से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, जबकि प्लांट सेल में नहीं होता ऐसा। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये सिंटैक्स बुक इसको वेरीफाई भी करती है और ये ऐसा ही होता है कि एनिमल सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होती है, एनिमल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट में 50% से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, जबकि प्लांट में एब्सेंट होता है। तो इसका मतलब है ये वाली स्टेटमेंट सही है। 1 सही है। 2 क्या कह रहा है, सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ये गलत है, सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता। सही है, इसका मतलब है 1 सही है, 2 गलत है। अब अगर हम इस ऑप्शन में देखें, देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपने इस तरह से टाइम कैसे बचाना है, क्योंकि सारे स्टेटमेंट्स पढ़ोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब देखो मैं आपको इसकी एग्जांपल में देता हूँ। देखो 1 ठीक है, 2 गलत है। अब 2 जिन जिन ऑप्शंस में लिखा है ना वो सारे गलत होंगे। ऑप्शन बी कह रहा है 1 and 2, इसका मतलब है बी गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है 1, 2, तो इसका मतलब डी भी गलत है। और ई कह रहा है ऑल करेक्ट, इसका मतलब है ई भी गलत है। अब आपको चूज़ करना है, या तो ए सही है या तो सी सही है। 1 तो सही है। अब देखते हैं थर्ड, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल हैव सेम मॉर्फोलॉजी। ये जो लाइन थी ना, ये आपको केपीके की टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी। सिन टेक्स्ट बुक में भी ये समहाउ मौजूद है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल में बिल्कुल सेम मॉर्फोलॉजी का होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है जो ऑप्शन 3 है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब है एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका मतलब है सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, 4 को भी एक बार देख लेते हैं। 4 क्या कह रहा है, अ सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड माइक्रो बॉडीज प्रेजेंट इन फैट स्टोरिंग टिश्यू कंटेन एंजाइम विच इनिशिएट द कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड इनटू शुगर, इट्स ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। अच्छा, एक माइक्रो बॉडीज़ के बारे में बात हुई है। जब माइक्रो बॉडीज़ के बारे में बात होती है तो 2 ही बॉडीज़ जहन में आती हैं, या तो पैरोक्सिसोम या तो ग्लाइऑक्सिसोम। ठीक है, तो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है तो ये ग्लाइऑक्सिसोम की बात हो रही है। अच्छा जी, तो खैर बहरहाल 1, 3 and 4 ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थे आपके। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, द ऑर्गेनल इन सेमी ऑटोनोमस, द ऑर्गेनल इज दिस ऑर्गेनल इज सेमी ऑटोनोमस एंड कैन ओनली इनहेरिट इन एनिमल फ्रॉम मदर एंड इन्वॉल्व इन एनर्जी कन्वर्टिंग प्रोसेस। एक ऑर्गेनल के बारे में बात हो रही है जिसको कहा गया सेमी ऑटोनोमस है। अब सेमी ऑटोनोमस की जब बात आती है तो हमारे जहन में 2 ऑर्गेनल्स आते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर लिखा है कैन ओनली इनहेरिट इन एनिमल फ्रॉम मदर एंड इन्वॉल्व इन एनर्जी कन्वर्टिंग प्रोसेस। एनर्जी कन्वर्टिंग प्रोसेस में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों इन्वॉल्व है, लेकिन एक बात यहाँ पे कही गई है कि इनहेरिट इन एनिमल की बात होगी तो एनिमल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होते। और
तो ये 100% माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया जो हमें इनहेरिट होता है वो हमारी मदर के सेल से होता है, क्योंकि एग सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, स्पर्म सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, ए ग्रैन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आर फाउंड इन, ए ग्रैन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यानी ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की बात हो रही है। ए यानी एब्सेंट, ग्रैन्युलेटेड ग्रैन्यूल्स यानी राइबोसोम्स, ए ग्रैन्युलेटेड यानी जिसमें राइबोसोम्स एब्सेंट हो। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये भी बुक की लाइन है, सिंटेक्स बुक की, के SER जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इंटरस्टिशियल सेल में होते हैं, फैट स्टोरिंग सेल्स में होते हैं, सॉरी ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स में होते हैं, लिवर मसल सेल्स में होते हैं, यानी ऑल ऑफ देम इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इन फ्लूइड मोजाइक मॉडल, मोजाइक रेफर्स टू, अच्छा जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है जो सेल मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, उसमें मोजाइक का मतलब क्या होता है, तो मोजाइक का मतलब प्रोटीन्स होता है। सही है, प्रोटीन को रिप्रेजेंट किया गया। फ्लूइड जो है वो लिपिड है और मोजाइक जो है वो प्रोटीन्स है। खैर अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बहुत आसान सी चीज़ है, आपको पता ही होगी ये बात। यानी ये बुक की लाइन थी जिसको जो आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, जिसमें हमारे पास कुछ स्टेटमेंट कुछ ऑप्शंस है, जिसमें से जो करेक्ट है हमने चूज करना है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया आर सीन टू बी इन कांस्टेंट मोशन इन लिविंग सेल, क्या ये बात सही है? बिल्कुल ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सेल में कांस्टेंट मोशन में होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म भी हमारा कंसिस्टेंटली मूव कर रहा होता है, वी कॉल इट साइक्लोसिस। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है, यानी ए ठीक है, हमें इनकरेक्ट चूज करना है। ए तो करेक्ट है, चलो भाई, यानी इसमें इनकरेक्ट जो है स्टेटमेंट वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बी क्या कह रहा है, सेल वॉल एंड सेल पैरेट मटेरियल ऑफ प्लांट सेल आर प्रोडक्ट ऑफ गोल्जी apparatus। सेल वॉल और सेल पैलेट जो होता है प्लांट सेल का, वो गोल्जी apparatus की प्रोडक्ट होती है। बिल्कुल ठीक है, गोल्जी apparatus बनाता है इनको, ये भी बुक की लाइन है, आप बुक फर्स्ट ईयर की बुक में देख सकते हो इन गोल्जी बॉडीज़। मैंने पूरा टेस्ट इसी तरह से ही बनाया था, बुक से ही बनाया था, कोई भी अपने तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाली ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाए। राइबोसोम्स आर फाउंड इन अटैच विथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अच्छा, अब ये जो ऑप्शन सी है ना, यहाँ तक अगर आप बहुत से स्टूडेंट्स इतनी सी बात पढ़ते हैं और इसको भी सही मान लेते हैं कि राइबोसोम्स आर ऑल्सो फाउंड इन अटैच विथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे भी बात क्या लिखी है, इन प्रोकैरियोटिक सेल, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता ही नहीं है। तो इसका मतलब है सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड आवर करेक्ट ऑप्शन। सही है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, स्पॉट द पार्ट ऑफ सेल फ्रॉम द कैरेक्टर गिवन बिलो। हमें कुछ कैरेक्टर्स है, इनमें से इन कैरेक्टर्स को देख के हमें सेल का ये कौन सा पार्ट है ये स्पॉट करना है। तो भाई नंबर 1 क्या कह रहा है, इन एनिमल सेल दे आर ओनली फॉर्म एट द टाइम ऑफ नीड वाइल कॉन्स्पिशियस इन प्लांट। अच्छा, एनिमल सेल में जो है ना ये पार्ट जो है सेल का, ये सिर्फ नीड के वक्त ही फॉर्म होगा, जबकि प्लांट में कॉन्स्पिशियस होता है। तो ऐसा तो एक ही पार्ट जहन में आता है, वो है वैक्यूल। सही है, आगे बढ़ते हैं, इन्वॉल्व इन डिफेंस ऑफ प्लांट सेल बाई स्टोरिंग सेल सैप। अच्छा, अब ये बात और ज़्यादा क्लैरिफाई कर रही है कि प्लांट में डिफेंस में इन्वॉल्व होता है सेल सैप को स्टोर करके। अच्छा जी, अब वो एक लंबा मैकेनिज्म है, वो आपको मालूम ही होगा कि यूजुअली होता है कि इसमें कुछ एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं, जैसे कि एनिमल में लाइसोसोम है जो क्या कर रहा होता है, सेल की लाइसिस करवा रहा होता है। इसी तरह से प्लांट में सेल की लाइसिस तो नहीं होती, कुछ लाइसोसोम तो नहीं होता, लेकिन वैक्यूल्स कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट सेल की लाइसिस करवा सकते हैं इन केस अगर कोई पैथोजन अटैक कर दे। तो वैक्यूल जो है प्लांट के डिफेंस में भी इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, इसका मतलब ऑप्शन 2 भी अब और करीब कर रहा है हमें वैक्यूल के कंक्लूजन से। इन एनिमल सेल इट कंटेन प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लियस एंड ग्लाइकोसिडेज। ये बात भी बिल्कुल वैक्यूल की है, यानी एनिमल सेल में जो वैक्यूल होता है, यानी ख़ासतौर पे जो लाइसोसोम्स होते हैं उनमें प्रोटीएज होता है, राइबोन्यूक्लियस होता है, ग्लाइकोसिडेज होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वैक्यूल। चलो भाई, ये 6 हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। 7, चूज़ द मिसमैच। कुछ हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, जिसमें से जो गलत है हमने वो चूज़ करना है, मिसमैच चूज़ करना है। प्राइमरी प्रोटीन इज इक्वल टू इंसुलिन, बिल्कुल ठीक है, इंसुलिन की जो स्ट्रक्चर होती है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है इन प्रोटीन, बिल्कुल ठीक है। मोनोसैकेराइड ग्लाइसरोस, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ग्लाइसरोस मोनोसैकेराइड है। ये ट्रायोस शुगर है, 3 कार्बन वाले शुगर है, लेकिन मोनोसैकेराइड के अंदर आते हैं। सही है, अगर यहाँ ग्लूकोज लिखा होता तो ये सब कन्फ्यूज़ करने के लिए मैंने डाला था, ताकि आपकी नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि ग्लाइसरोज आर, ओस का मतलब ही आ गया कि ये शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा जी,
ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इज इक्वल टू सक्रोज, बिल्कुल ठीक है, ग्लूकोज फ्रक्टोज आपस में मिलते हैं तो सक्रोज बनता है, तो इसका मतलब है ऑप्शन डी जो है गलत है और हमारा सही ऑप्शन है मोनोन्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू NADP। NADP जो है डाई न्यूक्लियोटाइड है, सही है, ये वाला मिसमैच है। पेप्टाइड बॉन्ड इज, पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, यानी पेप्टाइड बॉन्ड किन के दरमियान में बनता है, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग CN लिंक होता है, CO लिंक होता है, NH लिंक होता है या CH लिंक होता है। इसको ज़रा मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, अगर जस्ट लाइक दैट कि ये आपका अमाइनो एसिड आ गया, ये अमाइनो एसिड आ गया, सही है, और दो अमाइनो एसिड के दरमियान हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखो ये दूसरा अमाइनो एसिड हो गया, मैं इसकी फर्दर स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, देखो हो क्या रहा है, इसका OH निकलेगा, इसका H निकलेगा, तो H2O निकल जाएंगे। तो जब ये निकल जाएंगे तो इन दोनों अमाइनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, यानी C और N के दरमियान, तो CN लिंक होता है पेप्टाइड बॉन्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है CN। अच्छा जी, ये बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर रिंग एंड 1 मेंबर a molecule consists on 3 6-member carbon ring and 1 5-member carbon ring and these rings are fused together with total 16 कार्बन एटम। अच्छा, ये तो बिल्कुल स्टीरॉइड की तरफ इशारा है, यानी एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 3-6 कार्बन वाले रिंग हो और जो चौथा रिंग हो वो 5 कार्बन पे कंसिस्ट करता हो, तो ये जो है, और सारे रिंग आपस में फ्यूज्ड हों और टोटल 17 कार्बन बने हो, तो ये स्टीरॉइड की स्ट्रक्चर आपकी बुक में भी गिवन है, तो स्टीरॉइडल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो स्टीरॉइड है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सेरिब्रोसाइट। सेरिब्रोसाइट जो है वो ग्लाइकोलिपिड होता है, बहुत ऑब्वियस सी बात है, बुक में बाकायदा इसकी हेडिंग के साथ लिखा है, हेडिंग के साथ ब्रैकेट में लिखा है सेरिब्रोसाइट्स। सेरिब्रोसाइट ग्लाइकोलिपिड्स को होते हैं, यानी कि इसमें ग्लूकोज और लिपिड्स दोनों मॉलिक्यूल्स शामिल हो, खासतौर पर ब्रेन के लिए अच्छा होता है, दैट्स वाई वी कॉल इट सेरिब्रोसाइट। इसकी एग्जाम्पल अगर हम कॉमन एग्जाम्पल देखें तो चॉकलेट्स है इसकी एग्जाम्पल। इन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन, अच्छा डाइन्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके दरमियान बनता है, अगर ये एक न्यूक्लियोटाइड है लाइक दिस, भाई ये एक आ गया न्यूक्लियोटाइड और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ गया, तो अब होगा क्या, इन दोनों जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे किसके जरिए से, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए से, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप पहले न्यूक्लियोटाइड के राइबोस शुगर के कार्बन नंबर 3 के साथ कंबाइन होता है, तो इसका मतलब है इसका कार्बन नंबर 3 और इसका फॉस्फेट ग्रुप, इन दोनों के दरमियान फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, ऑप्शन बी, इसमें देखो ऑप्शन बी में लिखा है C3 ऑफ राइबोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप ऑफ अदर न्यूक्लियोटाइड, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। मोस्ट अबंडेंट हेक्सोस फाउंड इन नेचर, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला हेक्सोस शुगर कौन सा होता है, अक्सर स्टूडेंट इसको गलत समझ देते हैं और ग्लूकोज पर टिक कर देते हैं, जबकि ग्लूकोज मोस्ट अबंडेंट नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रक्टोज। ठीक है जी, द टेम्परेचर एट विच एंजाइम लॉस देयर एक्टिविटी बट डू नॉट डिस्ट्रॉय एंड कैन रीस्टार्ट देयर एक्टिविटी इफ़ दे अटेन ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब वो कौन सा टेम्परेचर है जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और लेकिन जब टेम्परेचर दोबारा से मेंटेन होता है तो एंजाइम की एक्टिविटी दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। अब दो ही सिचुएशन में, या तो टेम्परेचर बढ़ जाए या तो टेम्परेचर कम हो जाए, दोनों सिचुएशन में एक्टिविटी लॉस्ट होगी एंजाइम की। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ेगा बहुत ज़्यादा तो एंजाइम डीनेचर हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। जब एंजाइम ख़त्म हो गया तो टेम्परेचर जब दोबारा नॉर्मल होगा तो उस वक्त एंजाइम की एक्टिविटी दोबारा स्टार्ट नहीं होगी, तो इसका मतलब है ये लोअर टेम्परेचर होगा, गालिबन 0 होगा जब एंजाइम की एक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है, और जब दोबारा टेम्परेचर बढ़ता है तो एंजाइम दोबारा से अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट कर देता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज किया था, 273 केल्विन, क्योंकि 0 इज इक्वल टू 273 केल्विन, तो ये भी सही है, तो बोथ ऑफ देम इसका करेक्ट ऑप्शन है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, द डैश इनहिबिटर्स बाइंड टू एक्टिव साइट, इनमें से कौन सा इनहिबिटर है जो एक्टिव साइट से बाइंड होता है, जिसको हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। बहुत आसान सी चीज़ थी, मैंने आसान MCQs भी रखे थे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके, एक तो आपको टाइम मैनेजमेंट आ सके और आप इसको जज कर सको। एंजाइम्स आर मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ डैश प्रोटीन विद हायर डैश, एंजाइम मैक्रोमोलिक्यूल होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन के, बिल्कुल बुक की लाइन है, और हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, सही है, हाई मॉलिक्यूलर वेट और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा,
16 क्या कह रहा है, एडहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस आर डिटरमिन बाय, एडहेसिव प्रॉपर्टी जो होती है वायरस की वो किसकी वजह से होती है, तो ऑब्वियसली वायरस जो होता है वो किसी के साथ अटैच होता है अपने सबस्ट्रेट के साथ यानी अपने होस्ट के साथ, तो वो जो है अपने प्रोटीन कोड की मदद से, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड तो अंदर होता है, सही है, तो बेसिकली जो एक्सटर्नल सरफेस होगा उसी के साथ अटैचमेंट होगी ना, तो या तो वो कोट होगा या तो इन्वेलप होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, प्रोटीन डेट मेक अप देयर कोट्स एंड इन्वेलप, यानी जिससे उनका कोट बनाए और उनके इन्वेलप बनाए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम बिलो, अच्छा कुछ स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे जिसमें से हमें करेक्ट चूज करना है। पहली स्टेटमेंट क्या है, वायरस इज अ लैटिन वर्ड वेनम विच मीन पॉइजन, वायरस जो है लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़बान का वर्ड है, जिसको हम वेनम कहते हैं, वेनम से निकला है वायरस और जिसका मतलब होता है पॉइजन, बिल्कुल ठीक है, बुक की लाइन है। वायरस कैन नॉट बी सीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वायरस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता है, तो ऑप्शन 2 गलत है। अच्छा अब यहाँ पर देखो ऑप्शन 2 वाले सारे ऑप्शन गलत होंगे, इसका मतलब 2 गलत है तो सारे तो करेक्ट नहीं हो सकते। ए जो है ऑप्शन नहीं हो सकता, बी जो है नन ऑफ देम, तो बी भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 तो करेक्ट है, सी कह रहा है ओनली 1 और डी कह रहा है 1, 3 एंड 4। अच्छा अब या तो सी करेक्ट है या तो डी करेक्ट है। अब 3 को पढ़ लेते हैं, वायरस आर इनएक्टिव आउटसाइड द होस्ट बॉडी, बिल्कुल ठीक है, वायरस जो होता है इनएक्टिव होता है होस्ट बॉडी के बाहर, यानी इसका मतलब है हमारा सही ऑप्शन है डी, सही है। इस तरह से आप जज करोगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा कौन सा ऑप्शन गलत होगा, टाइम सेव होगा आपका इस तरीके से, जो ट्रिक मैंने बताई है। वायरस साइज रेंजेस फ्रॉम 20 to 250 नैनोमीटर, वायरस का जो साइज़ होता है वो 20 से 250 नैनोमीटर के दरमियान होता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। एड इज कॉज बाय, बहुत आसान है, एड्स HIV की वजह से होता है। अच्छा जी 19 में आते हैं, द हेरिडिटी पार्ट ऑफ वायरस, हेरिडिटी पार्ट DNA होता है या RNA होता है, दोनों ही न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड इज द हेरिडिटी पार्ट। आगे आते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, चूज द मिसमैच फ्रॉम द गिवन डेटा अबाउट बैक्टीरिया। अच्छा अब कुछ हमारे पास डेटा गिवन है जिसमें हमें मिसमैच सेलेक्ट करना है, तो भाई पहला है प्लाज्मिड ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। अच्छा प्लाज्मिड ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, प्लाज्मिड होता तो DNA लेकिन ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होता, तो ये मिसमैच है, 1 मिसमैच है। 2 कह रहा है मीजोजोम लोकोमोशन, मीजोजोम लोकोमोशन में इन्वॉल्व नहीं होता, इसका मतलब है 2 भी मिसमैच है, 1 और 2 मिसमैच है। पिलाई ट्रांसडक्शन, पिलाई कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है, 3 भी मिसमैच है। और उसके बाद है 4 पिलाई पैथोजेनिसिटी, और पिलाई जो होता है वो पैथोजेनिसिटी के लिए भी इन्वॉल्व नहीं होता, तो इसका मतलब है ऑल करेक्ट ऑप्शन है इसके, यानी सारे ही गलत है, सारे ही मिसमैच है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। अच्छा स्पायरोकीट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, स्पायरोकीट्स जो होता है वो किसकी एग्जाम्पल है, स्पायरेला की एग्जाम्पल है, सही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं 22, उल्वा रिप्रोड्यूसिंग क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स विच हैज़, अच्छा उल्वा की रिप्रोडक्शन होती है क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड, अच्छा उल्वा की रिप्रोडक्शन फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स की मदद से ही होती है, 2 जनरेशन होती है उसकी, सही है। कौन कौन सी, एक होता है हैप्लॉइड जनरेशन और एक होती है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड सेल में 26 क्रोमोसोम्स होते हैं और हैप्लॉइड में होते हैं आपके 13, सही है। तो जो हैप्लॉइड होता है वो बाईफ्लैजिलेटेड होता है, लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड की, तो क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड में डिप्लॉइड सेल होंगे, यानी 26 क्रोमोसोम्स होंगे, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है विच वन इज टर्म्ड एज फंजाई इम्परफेक्टाई, फंजाई इम्परफेक्टाई किसको कहते हैं, ड्यूटेरोमाइकोटा को कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है ए। अच्छा द प्रिजर्व फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ प्लांट इज ड्यू टू, अच्छा प्लांट का जो फॉसिल रिकॉर्ड है वो किसकी वजह से है, तो ये बुक की लाइन थी जिसको मैंने दिखा था। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्पोरोपोलिन, लिग्निन एंड मटेरियल ऑफ क्यूटिकल्स। अच्छा आप KPK के बोर्ड में या फेडरल बोर्ड में पढ़ते हो तो लिखा है उसमें कि सेकेंडरी प्रोडक्ट की वजह से प्लांट का फॉसिल रिकॉर्ड आज तक प्रिजर्व है, तो स्पोरोपोलिन, लिग्निन और क्यूटिकल्स ये तीनों जो है इस सेकेंडरी प्रोडक्ट ही है, यानी ये सेकेंडरी प्रोडक्ट का मतलब होता है जो मेन मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, सही है। अच्छा जी, तो इसका मतलब है जो प्लांट का फॉसिल रिकॉर्ड है वो स्पोरोपोलिन और लिग्निन और क्यूटिकल की वजह से ही। अच्छा स्पोरोपोलिन के बारे में ये बताया जाता है कि ऐसा पॉलीमर है जो डिग्रेड होता भी नहीं है, जिसकी डिग्रेडेशन डिकम्पोजिशन नहीं होती, तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।
अच्छा, उसके बाद है द डिफरेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट, प्लांट की डिफरेंशियल यानी वो कैरेक्टरिस्टिक्स को चूज़ करना है जो प्लांट को दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट करते हैं। तो लिखा है दे प्रोटेक्ट देयर एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन, ये बात बिल्कुल ठीक है, प्लांट ही वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें जो अपने एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है डेसिकेशन से, सही है। अगर हम इसको एलजी से कंपेयर करें तो एलजी में ऐसा नहीं होता, दे आर ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक एलजी भी होता है और बैक्टीरिया भी होता है, दे हैव सेल वॉल, सेल वॉल फंजाई में भी होता है, और दे आर मल्टी सेलुलर भी बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है प्लांट में, जो आर्शिगोनिया बनता है प्लांट में, यानी फीमेल गैमेटोफाइट, उसके अंदर एम्ब्रियो इनका प्रोटेक्ट होता है। ड्यूटेरोस्टोम टोमेटा कंटेन दीज फाइलम। अच्छा, एनिमल की दो क्लासेस हैं जिसमें एक प्रोटोस्टोमेटा है और ड्यूटेरोस्टोमेटा है। ड्यूटेरोस्टोमेटा में कौन से फाइलम्स आते हैं, दो ही फाइलम आते हैं, एक एकाइनोडर्मेटा आता है और एक कॉर्डेटा आता है, बाकी जितने फाइलम है वो प्रोटोस्टोमेटा में आते हैं। प्रोटोस्टोमेटा में भी कुछ लिमिटेड आते हैं, यानी जिसमें होता है ये 3 लेयर जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं उनमें से ये एक होते हैं, यानी जिसमें डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, उनमें से जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है उनमें ड्यूटेरोस्टोमेटा और प्रोटोस्टोमेटा, यानी प्रोटोस्टोमेटा का मतलब है उनका जो ब्लास्टोपोर होता है वो पहले माउथ में डेवलप हो जाता है, तो वो प्रोटोस्टोमेटा है, और अगर पहले एनस में डेवलप हो जाए तो वो ड्यूटेरोस्टोमेटा है। खैर इसकी भी वीडियो है आप मेरे पेज पे, अगर आपको डिटेल से समझना है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, चूज़ द करेक्ट मैच। अच्छा, करेक्ट अभी तक जितने भी थे वो मिसमैच मैंने लगाए थे, अब यहाँ पे करेक्ट मैच आ गया। तो क्लोरोफिल ए इज इक्वल टू ब्लूइश ग्रीन, क्लोरोफिल बी इज इक्वल टू ब्लूइश ग्रीन। अच्छा, अब इन दोनों में से एक तो इनकरेक्ट है, क्लोरोफिल ए जो होता है वो ब्लूइश ग्रीन होता है, क्लोरोफिल बी जो होता है वो ब्लूइश ग्रीन नहीं होता। अब आप कैसे याद रखोगे, क्लोरोफिल बी और ब्लू दोनों बी है तो दो बी एक साथ नहीं हो सकते, सही है। तो क्लोरोफिल बी जो है वो येलोइश ग्रीन होता है, क्लोरोफिल ए, तो इसका मतलब है 1 करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जितने भी 1 वाले होंगे और जितने 2 वाले होंगे, 2 वाले सारे ऑप्शन गलत हैं, तो ऑल ऑफ देम ऑल करेक्ट, ये भी गलत है, और आपके पास 2SC में ये भी गलत है। अच्छा, 3 कह रहा है ज़ेंथोफिल येलो कलर, फिलियोफाइटिन ग्रे कलर, क्लोरोफिल ए येलोइश ग्रीन। अच्छा, 5 भी गलत है, तो इसका मतलब है 1, 3 और 4 सही है, और ये ऑप्शन है हमारे पास बी में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हाउ मैनी ट्रायोस फॉस्फेट इज रिक्वायर्ड। अच्छा भाई, ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए कितने ट्रायोस फॉस्फेट चाहिए होता है? भाई देखो, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, ट्रायोस 3 कार्बन कंपाउंड होता है, अगर एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनाना है 3 कार्बन वाले कंपाउंड से तो 2 चाहिए होंगे, तो देयर आर 2 ट्रायोस फॉस्फेट इज रिक्वायर्ड। आगे बढ़ते हैं, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज इंक्लूडेड इन। अच्छा, कन्वर्जन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाना है कौन से पार्ट में होता है? ग्लाइकोलाइसिस में होता है। अच्छा, ए कह रहा है केल्विन साइकिल, नहीं केल्विन साइकिल में नहीं होता। बी कह रहा है एनर्जी यील्डिंग फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, और सी कह रहा है एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ग्लाइकोलाइसिस के 2 फेजेस होते हैं, एनर्जी यील्डिंग फेज और एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज, यानी जिसमें एनर्जी लग रही होती है, ATP सेल का कंज्यूम होता है। तो यहाँ पर जो है ये वाली जो कन्वर्जन होती है ना, ग्लूकोज की आइसोमराइजेशन जो होती है वो होती है एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज में, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, आफ्टर फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन इन क्रेब्स साइकिल दिस साइकिल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। अच्छा भाई, पहले फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन जब होती है क्रेब्स साइकिल में, तो जो साइक्लिक प्रोडक्ट बन रहा होता है, यानी साइक्लिक प्रोडक्ट का मतलब है जो साइकिल में इन्वॉल्व होता है, जो जिसकी फर्दर ब्रेकडाउन होगी या फर्दर दूसरे प्रोडक्ट में चेंज होगा, वो साइक्लिक प्रोडक्ट कहलाता है। अच्छा, तो क्रैब साइकिल में क्या बनता है? NADH2 बिल्कुल बनता है, लेकिन ये साइक्लिक प्रोडक्ट नहीं है, ये निकल जाता है साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, ये भी निकल जाता है, तो ये साइकिल में इन्वॉल्व नहीं होता। तो जब फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन होती है ना, किसमें होती है? सिट्रिक एसिड में। तो जब फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन होती है तो पहला 5 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, इन ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल द ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल अकर इन, ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल कहाँ पर होता है? तो ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल यानी TCA साइकिल, क्रैब साइकिल कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला है रोबिस्को कैटलाइजर रिएक्शन इन केल्विन बेंसन साइकिल, बिल्कुल ठीक है। सॉरी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, तो रोबिस्को जो होता है वो केल्विन बेंसन साइकिल में कैटलाइजिंग करता है, बिल्कुल ठीक है।
कैल्विन साइकिल कंसिस्ट ऑन 11 मेन रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय 13 एंजाइम। यहाँ पर थोड़ा सा डाउट लग रहा है, 13 रिएक्शन होने चाहिए और 11 एंजाइम्स होने चाहिए, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है जी, तो बी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, बाकी सारे ठीक है। 5G3P रिक्वायर्ड टू रीजनरेट RuBP बिल्कुल ठीक है। 5 ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट होती है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट आर प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलाइसिस, ये भी ठीक है। तो इनकरेक्ट जो है वो बी है, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा 33 क्या लिखा है, एन एम्बीबिक सेल वॉज प्लेस इन 2 डिफरेंट सॉल्यूशन A एंड B एंड डिफरेंट फिनोमेना इन बोथ सॉल्यूशन वर ऑब्जर्व। अच्छा, एक अमीबा के सेल को 2 अलग अलग सॉल्यूशन में डाला गया, 2 अलग अलग सॉल्यूशन बनाए गए, एक को कहा गया A, एक को कहा गया B। दोनों में अलग अलग एक ही अमीबा सेल को पहले A में डाला गया फिर B में डाला गया और दोनों में अलग अलग ऑब्जर्वेशन देखी गई। तो भाई क्या देखा गया, इन सॉल्यूशन A द रेट ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर्मेशन इज ट्वाइस एज इन सॉल्यूशन B, व्हाट विल यू प्रेडिक्ट अबाउट सॉल्यूशन B। अच्छा, जो A में था, A में जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की फॉर्मेशन थी वो ट्वाइस थी B के मुकाबले में। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कब बनते हैं, देखो भाई ये अमीबा का सेल रखा गया है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसमें कब बनेंगे, जब वाटर अंदर आएगा। तो जब वाटर कब अंदर आएगा, जब बाहर का सॉल्यूट पोटेंशियल कम होगा, वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। यानी अगर बाहर प्योर वाटर है, सही है, सॉल्यूट जितना कम होगा बाहर, वाटर यानी बाहर जो होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, तभी सॉल्यूट अंदर आएगा, तभी सॉल्वेंट अंदर आएगा। तो जब सॉल्वेंट अंदर आएगा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगी। तो ए में ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब है ए ज़्यादा हाइपोटोनिक है और बी जो है हाइपरटोनिक। अगर हम सॉल्यूशन ए को बी से कंपेयर करेंगे तो सॉल्यूशन ए में जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की फॉर्मेशन है वो ट्वाइस है, तो इसका मतलब है ए ज़्यादा हाइपोटोनिक है। इन दोनों में से ये हाइपोटोनिक होगा और ये हाइपरटोनिक होगा, और दोनों ही के लिए, दोनों ही अमीबा के लिए दोनों ही हाइपोटोनिक है, क्योंकि दोनों में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है। क्योंकि अगर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की फॉर्मेशन नहीं होगी तो अमीबा से वाटर निकलना शुरू हो जाएगा, तो कब होगा ये, तब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा इसको। सही है, तो अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है द सॉल्यूशन बी इज हाइपोटोनिक टू सॉल्यूशन ए। सॉल्यूशन बी हाइपोटोनिक नहीं है, सही है। क्यों हाइपोटोनिक नहीं है, मैंने आपको बता दिया, जब अमीबा को सॉल्यूशन ए में डाला गया तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की फॉर्मेशन जो थी वो ट्वाइस थी बी के मुकाबले में, यानी इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ज़्यादा बन रहा है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसमें ज़्यादा बन रहा है, तो इसका मतलब है वाटर तेज़ी से इसके अंदर आ रहा है। वाटर तेज़ी से कब आता है, जब ये सॉल्यूशन ज़्यादा हाइपोटोनिक होगा, वाटर पोटेंशियल जब इसका ज़्यादा होगा तब ही वाटर तेज़ी से अंदर आएंगे, जबकि इसमें उसकी स्पीड इससे हाफ है, तो इसका मतलब है ये तो हाइपोटोनिक ए से हो नहीं सकता ज़्यादा। सॉल्यूशन ए इज़ हाइपरटोनिक, सॉल्यूशन ए भी हाइपरटोनिक नहीं है। Solution B is less hypertonic for amoebic cell as solution A. The solute potential of solution B is less than, अच्छा, solution B is less hypertonic for amoebic cell than solution B. Solute potential of solution B is less than solution A. अच्छा भाई, अब यहाँ पर जो है बात की गई है सॉल्यूशन बी जो है वो ज़्यादा हाइपरटोनिक है, सही है। तो इसका मतलब है इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका सी, सॉल्यूशन बी इज लेस हाइपोटोनिक देन सॉल्यूशन ए। दोनों ही इसके लिए हाइपोटोनिक है क्योंकि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की फॉर्मेशन दोनों में हो रही है, तो हाइपोटोनिसिटी किसकी ज़्यादा है, ए की ज़्यादा है, जबकि बी की कम है, सही है। अच्छा जी, इससे हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो अगला MCQs है वो क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट हमने सेलेक्ट करना है। ल्यूमेन ऑफ आर्टरी इज वाइडर देन वीन। आर्टरी का ल्यूमेन जो है वो ज़्यादा होता है, वीन से ऐसा नहीं है। आर्टरी की वॉल थिक होती है, ल्यूमेन कम होता है। द वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल इज थिकर देन लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसा भी नहीं है, लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा थिक होता है। पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिल्कुल ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी पल्मोनरी आर्टरी जो हार्ट से ब्लड को लंग्स तक लेके जा रही है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक जाता है तभी ऑक्सीजनेटेड होकर वापस आता है, तो इसका सही ऑप्शन है सी। चलें जी आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या कह रहा है, द मिट्रल वेल्व रेजिस्ट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम। अच्छा, मिट्रल वेल्व जो है वो रेजिस्ट करता है बैकवर्ड फ्लो को, किससे, मिट्रल वेल्व कहाँ होता है, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड में होता है, और लेफ्ट साइड में यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेफ्ट एट्रिया में ना चला जाए, इसको रेजिस्ट कर रहा होता है। तो भाई इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। द फ्लो ऑफ लिम्फ अकर ड्यू टू, जो लिम्फ की जो फ्लो होती है वो क्वेश्चन नंबर 36, जो लिम्फ की जो फ्लो होती है वो कैसे होती है, वो होती है
स्केलेटल मूवमेंट की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, सॉरी स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। 37, व्हेन ऑस्मोटिक प्रेशर बिकम इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कंडीशन ऑफ द प्लांट सेल स्टेट टू बी। देखो भाई, जब ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बराबर हो जाएंगे तो ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगी और ऐसा सेल कहलाएगा टर्जिड। सही, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, जो सेल होगा वो टाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि और फर्दर मूवमेंट नहीं हो रही, बहुत सारा पानी ऑलरेडी अंदर आ चुका है, तो सेल जो होगा वो टर्जिड कहलाएगा। तो इसका सी करेक्ट ऑप्शन है। 38, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नेवर गेट मिक्स विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन हार्ट इन नॉर्मल हेल्दी पर्सन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। भाई ऑक्सीजनेटेड होता है राइट साइड, लेफ्ट साइड पर, डीऑक्सीजनेटेड होता है राइट साइड पर। दोनों के बीच में सेप्टम वॉल होती है, जिसकी वजह से दोनों आपस में मिक्स नहीं होते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेप्टम वॉल। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 39, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? पहला है द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसनट्रेशन टू इट्स लोअर कंसनट्रेशन। अच्छा, ऑस्मोसिस में क्या होता है? मूवमेंट होती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू इट्स लोअर। बिल्कुल सही है, सॉल्वेंट जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से मूव कर जाएगा जहाँ सॉल्वेंट कम है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। मूवमेंट के बारे में, हालांकि बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी होती है। सही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन हैव वाटर पोटेंशियल ऑफ 0.9 मेगापास्कल टू रीजन हैव वाटर पोटेंशियल ऑफ माइनस 0.9 मेगापास्कल टू रीजन ऑफ माइनस 1.5 मेगापास्कल। देखो भाई, अगर दो रीजन है, एक 0.9 मेगापास्कल है और एक माइनस 1.5 है, तो उसमें से कौन सा ज़्यादा है? नंबर में तो ये ज़्यादा है, लेकिन नेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है। यानी जीरो से जो करीब होगा वाटर पोटेंशियल उसका ज़्यादा होगा, जो जीरो से दूर होगा वाटर पोटेंशियल उसका कम होगा, क्योंकि वाटर पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू जीरो होती है। सही है। 0.1 नेगेटिव 0.2 फिर इस तरह से कर करके नेगेटिव 1.5 आता है। तो उसका मतलब है जिस सॉल्यूशन में माइनस 1.5 है मेगापास्कल वाटर पोटेंशियल वो हाइपरटोनिक है, और जिसमें 0.9 है वो हाइपोटोनिक है। तो और मूवमेंट यहाँ से यहाँ पर होगी। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल टू हायर सॉल्यूट पोटेंशियल। भाई ऐसा तो नहीं होता, जहाँ सॉल्यूट पोटेंशियल ऐसा ही होता है, सॉरी, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल, यानी सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है वो मूव करते हैं जहाँ पे लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल, जहाँ लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल होगा वहाँ वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है तो इसका मतलब है सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर वहाँ से मूव करेंगे जहाँ पे वाटर की कंसनट्रेशन कम होगी। ये भी ठीक है। 4 कह रहा है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर सॉल्यूट पोटेंशियल टू लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल। अच्छा, यहाँ पर बात उल्टी लिखी है, तो इसका मतलब है दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो इसका मतलब है 4 इनकरेक्ट है, 3 1 2 3 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है उस पर है सी, ऑल करेक्ट एक्सेप्ट 4, 4 के अलावा सारे सही है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। कार्निवोरस प्लांट प्रेजेंट इन दैट टाइप ऑफ सॉइल वेयर डेफिशिएंसी ऑफ। कार्निवोरस प्लांट जो होता है वो कैसे सॉइल में होता है जहाँ पे नाइट्रोजन की, क्योंकि कार्निवोरस बन क्यों रहा है, ताकि अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन उसको मिल नहीं रहा होता, तो प्रोटीन नहीं बना पाता, तो प्रोटीन डेफिशिएंट सॉइल में वो प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है जिसमें से हमें फॉल्स स्टेटमेंट को चूज करना है। जिसमें है ए कह रहा है फिल्ट्रेशन एट मॉलिक्यूलर लेवल अकर इन माल्फिजियन बॉडी। माल्फिजियन बॉडी क्या होता है? माल्फिजियन बॉडी ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड माल्फिजियन बॉडी। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी फिल्ट्रेशन एट मॉलिक्यूलर लेवल वहीं पे होती है, ये बिल्कुल ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब एब्जॉर्ब वाटर एंड सोडियम आइन। डिसेंडिंग लिम्ब जो है एब्जॉर्ब वाटर करता है और सोडियम, असेंडिंग लिम्ब absorption of descending limb in water and sodium in descending limb, और ascending limb is permeable for water and impermeable for solute। ascending limb जो होता है permeable होता है water के लिए और impermeable होता है solute के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, salt adjustment। अच्छा भाई देखो, बिल्कुल यहाँ पे सारे ऑप्शन सही है सिवाय सी के। ascending limb जो होता है वो water के लिए impermeable होता है और solute के लिए permeable होता है, ठीक है। और जबकि डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है वो वहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। यहाँ पे थोड़ी सी ग्रामेटिकल एरर हो गई थी, जो कि एब्जॉर्ब पहले आना चाहिए था।
तो वाटर की एब्जॉर्प्शन डिसेंडिंग लिम्ब में ज़्यादा होती है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर इज़ हाई इन ग्लोमेरुलस बिकॉज ग्लोमेरुलस का ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है भाई? इसलिए हाई होता है क्योंकि एफेरेंट आर्टरियूल जो होता है वो थिक होता है, ग्लोमेरुलस है बीच में, और जो ईफेरेंट आर्टरियूल है वो थिन होता है। तो भाई यहाँ से ज़्यादा ब्लड जा रहा है, यहाँ से कम निकल रहा है, तो प्रेशर तो यहाँ पे बढ़ेगा ना। तो इसका मतलब है दोनों की थिकनेस में फ़र्क आता है। तो इसका मतलब है एफेरेंट आर्टरियूल इज थिकर देन ईफेरेंट आर्टरियूल। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ए करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे क्या कह रहा है? इफ़ अ पर्सन गॉट ग्लूकोज इन एस यूरिन विच पॉसिबल डिसऑर्डर। अच्छा अगर एक पर्सन की यूरिन में ग्लूकोज आ जाए तो उसको डायबिटीज़ होगी, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। द मस्कुलर बैग दैट टेम्परेली स्टोर्स यूरिन इज टर्म्ड एज, कौन सा मस्कुलर बैग है जिसमें यूरिन टेम्परेली स्टोर होता है? वो है यूरिनरी ब्लैडर। दैट रेज इन टेम्परेचर देन नॉर्मल सेट पॉइंट इज टर्म्ड एज पायरेक्सिया कहते हैं जिसको, या फीवर कहते हैं। अच्छा उसके बाद क्या है? नंबर ऑफ मसल इन ह्यूमन बॉडी में कितने मसल्स होते हैं? 600 प्लस होते हैं, 600 से ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे 400, 300, 500 का ऑप्शन है, तो 600। तो मोस्ट सबसे ज़्यादा करीब जो ऑप्शन है वो 600 है। बुक में भी 600 लिखा है, 600 से ज़्यादा होते हैं वैसे। द फुली कॉन्ट्रैक्टेड सार्कोमेयर कैन शॉर्टन -% ऑफ देयर टोटल है। 35% शॉर्ट हो सकता है सार्कोमेयर, ये भी बुक की लाइन है बिल्कुल। अच्छा यूनिन्यूक्लिएटेड, इनवॉलेंट्री बाय, कंट्रोल्ड बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड नो स्ट्रेशन, ऑल दीज कैरेक्टर आर प्रेजेंट इन बाय यूनिन्यूक्लिएटेड इनवॉलेंट्री। या तो कार्डियक मसल होगा या तो स्मूथ मसल होगा। अच्छा कार्डियक मसल बाइन्यूक्लिएटेड भी होता है, तो इसका मतलब है स्मूथ मसल होने के ज़्यादा चांसेस है, और कोई स्ट्रेशन प्रेजेंट नहीं होता, कार्डियक मसल स्ट्रेटेड होता है, इसका मतलब है स्मूथ मसल इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसका मतलब है नन ऑफ देम, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अच्छा हाइपरपोलराइजेशन अकर ड्यू टू, हाइपरपोलराइजेशन किसकी वजह से होती है? हाइपरपोलराइजेशन होती है, मैं आपको ये थोड़ा सा समझा देता हूँ हाइपरपोलराइजेशन किसकी वजह से हो रही है। देखो भाई ये जस्ट लाइक ये ग्राफ था हमारा, ये -65 है, ये हो गई डीपोलराइजेशन सोडियम के अंदर आने की वजह से, यानी इनफ्लक्स ऑफ सोडियम की वजह से डीपोलराइजेशन हो गई, और जब इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम होगी तो रिपोलराइजेशन होगी। लेकिन ये -65 पे रुकेगा नहीं, बल्कि और नीचे चला जाएगा। दिस इज द रिपोलराइजेशन, एंड ये एक्सेसिव पोलैरिटी बढ़ गई है, एक्सेसिव पोलैरिटी नेगेटिव पे चले गई। दिस इज द हाइपरपोलराइजेशन, यानी पोटेशियम आयन के ज़्यादातर बाहर निकल जाने की वजह से हमारे पास हाइपरपोलराइजेशन होता है। तो एक्सेसिव इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन इज द करेक्ट ऑप्शन। द मिनिमम पोलैरिटी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल। अच्छा मिनिमम पोलैरिटी जो रिक्वायर्ड होता है एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करने के लिए वो कहलाता है थ्रेशोल्ड पोलैरिटी, थ्रेशोल्ड हम जिसको कह रहे होते हैं। यानी जस्ट लाइक दैट कि अगर भाई स्टिमुलस जो है वो इतनी पोलैरिटी उसकी मिनिमम है तभी एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, वरना जो है ये वापस आ जाएगा, पोलैरिटी वापस आ जाएगी, ऊपर तक नहीं जाएगी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, मैं इसको ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहा ताकि अभी हमारे पास बहुत सारे MCQs हैं जिसको डिस्क्राइब करना है। आगे बढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ ब्रेन विच सर्व एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। भाई कनेक्ट कौन कर रहा होता है? हाइपोथैलेमस कनेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल कर रहा होता है और एंडोक्राइन सिस्टम भी कंट्रोल कर रहा होता है, तो हाइपोथैलेमस इसका करेक्ट ऑप्शन है। You are in meeting with your old friend and talking about your childhood memory. Which part of your brain is involved in stored these long term memory? Long term memory के लिए हिप्पोकैम्पस इन्वॉल्व होता है, जो कि आपके डायनसेफेलॉन, जो कि 4 ब्रेन का पार्ट है। सही है जी, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। क्या लिखा है? ऑल कॉन्शियस एक्टिविटीज सच एज इंटेलिजेंस फीलिंग आर कंट्रोल्ड बाय सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बिल्कुल ठीक है। कॉर्पस कॉलोसम कलेक्ट लेफ्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स विथ राइट सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बिल्कुल ठीक है, कॉर्पस कॉलोसम ही कनेक्ट कर रहा होता है। सेक्सुअल अरोजल एंड फीलिंग ऑफ प्लेजर इज कंट्रोल्ड बाय पॉन्स, ये गलत है। सेक्सुअल अरोजल जो है वो एमिग्डाला कंट्रोल कर रहा होता है। हियरिंग सेंटर इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, सॉरी ब्रीदिंग सेंटर इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, बिल्कुल ठीक है। तो 3 को छोड़ के सारे ठीक है, 1, 2 एंड 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है बी।
लो लेवल ऑफ FSH, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन लीड्स टू द सिक्रीशन। जब FSH का लेवल लो होता है, एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि ओवुलेशन को प्रमोट करता है, ओवुलेशन को इंड्यूस कर रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? FSH रिलीज होता है, ग्राफियन फॉलिकल स्टार्ट होता है मैच्योर होना, और फिर उसके बाद क्या होता है, एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन होती है पोलर बॉडी से। फिर उसके बाद क्या होता है, एस्ट्रोजन जब बढ़ रहा होता है तो वो FSH की सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है। FSH की सिक्रीशन कम होने लगती है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। ब्लॉकेज ऑफ ओविडक्ट इन फीमेल में कॉज, अगर ओविडक्ट ब्लॉक हो जाए तो क्या हो सकता है भाई? ओविडक्ट ब्लॉक हो जाए, स्पर्म को आने का रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होती है, तो ये हो सकता है इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। ठीक है जी। इन दिस STD द न्यू बॉर्न में सफ़र फ्रॉम ब्लाइंडनेस। गोनोरिया वो डिजीज़ है जिसमें जो है न्यू बॉर्न अगर ये ट्रांसमिट हो जाता है और मदर यानी अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसमें क्या हो सकता है, उनकी जो फीटस है उनमें ब्लाइंडनेस हो सकती है, कॉज हो सकती है अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो। ऐसा नहीं है कि हर हाल में हो जाएगी, ये उस वक्त अगर अनट्रीटेड रहा तो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब जेनेटिक्स से कुछ हमारे पास सवाल आ गए हैं जो कि थोड़े मुश्किल है, लेकिन कोशिश करूँगा कि आसान अल्फाज में आपको समझाऊँ। तो भाई इसको हम समझ लेते हैं। क्या लिखा है? इन अ गार्डन प्लांट ऑफ सर्टेन कैरेक्टर हैविंग डोमिनेंट बी एंड रेसेसिव बी एलेलिक फॉर्म, व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ बी मेट्स विद। अच्छा भाई, एक गार्डन है जिसमें दो कैरेक्टर है, जिसका एक डोमिनेंट जीन है बी और एक रेसेसिव जीन है बी। भाई अगर ये इन दोनों में क्रॉस होता है तो क्या रिजल्ट बनेगा? भाई देखो, अगर एक डोमिनेंट हेट्रोजाइगस हो और एक होमोजाइगस हो तो 75% का रिजल्ट आता है। यानी क्या होगा भाई? देखो होगा ये कि यानी एक तरफ बी लिखा, एक तरफ बी लिख दिया, सॉरी 50-50% रिजल्ट आता है। कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, दिस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर। स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, तो डोमिनेंट 50% डोमिनेंट, 50% रेसेसिव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 58। जेनेटिक ट्रेट ऑफ सीड आर नोटेड एज फेलोज। एक जेनेटिक ट्रेड है सीड का जिसको ऐसे नोट किया गया है, जिसमें आप स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन लिखा है L फॉर लॉन्ग, I फॉर शॉर्ट। कैरेक्टर के बारे में, यानी एक कैरेक्टर है हाइट का जिसमें कैपिटल L जीन है वो लॉन्ग ट्रेड का है और जो स्मॉल L है वो शॉर्ट का है। और इसी तरह से W, कैपिटल W फॉर रिंकल्ड और स्मॉल W फॉर स्मूथ, कैपिटल Y फॉर येलो, स्मॉल y फॉर वाइट और कैपिटल R फॉर रिप्ड एंड स्मॉल r फॉर ग्रूव्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीनोटाइप ऑफ शॉर्ट रिंकल्ड येलो ग्रूव सीड। अच्छा, शॉर्ट यानी हमें एक ऐसे प्लांट का के बारे में पता करना है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह की है। शॉर्ट है, रिंकल्ड है। अच्छा देखो, शॉर्ट जो है यानी स्मॉल L होना चाहिए। अब ऑप्शंस में देखो, ऑप्शन में या तो A है स्मॉल L वाला या तो D है। B और C एलिमिनेट हो गए। ठीक है जी, B और C गए। उसके बाद क्या है? रिंकल्ड। रिंकल्ड कैपिटल W से होना चाहिए, तो कैपिटल W A में भी है और B में भी है, तो इसका मतलब है A और B दोनों को हम अभी तक कंसिडर करेंगे। उसके बाद है येलो। येलो के लिए होना चाहिए कैपिटल Y। कैपिटल Y A में नहीं है, D में है, तो दैट्स इट। यहाँ पे हमारा आंसर निकल आया। आगे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आसान सा आंसर था ये। D इसका करेक्ट ऑप्शन है। सही है जी। होपफुली आप आगे को भी सॉल्व कर लो ना, लेकिन मैंने आपको बताया आप टाइम किस तरह से शॉर्ट करोगे। अच्छा जी, हाउ मैनी, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 59। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर पॉसिबल फॉर एन इंडिविजुअल विद द जीनोटाइप ऑफ। जीनोटाइप गिवन है कुछ इस तरह से, कैपिटल D स्मॉल f कैपिटल M स्मॉल f। इसके कितने टाइप के गैमेट पॉसिबल है मैं देखकर ही बता सकता हूँ। इसके 4 टाइप के गैमेट पॉसिबल है। अब आप किस तरह से इसको जज करोगे? देखो भाई, एक फार्मूला है हमारे पास 2n। n का मतलब है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। हेट्रोजाइगस कौन कौन से हैं? ये और ये 2 हैं, तो हमने यहाँ पे सिंपली इसको पुट कर दिया 2 यानी 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। 4 है, आसान सा इसका तरीका है। आप गैमेट्स बनाकर देख लो, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो ये आसान सा फार्मूला है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, वो कह रहा है इन ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई आई कलर इज सेक्स लिंक्ड एंड रेड आई कलर इज डोमिनेंट टू वाइट आई कलर। अच्छा, जो आई कलर है वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होता है
और जो है रेड कलर जो है आई का वो कैसा है, वो डोमिनेंट है वाइट आई के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉसिबल इन अ क्रॉस बिटवीन रेड आई मेल एंड हेट्रोजाइगस फीमेल। अगर एक मेल है जो कि रेड आई है और हेट्रोजाइगस फीमेल है, इनके दरमियान क्रॉस होता है, तो कौन सा जीनोटाइप पॉसिबल नहीं है, जिसमें ऑप्शन है रेड आई मेल, वाइट आई मेल, कैरियर फीमेल, वाइट आई फीमेल। ज़रा अब हम इसको देखते हैं। यानी ड्रोसोफिला है, यानी मेल जो है वो रेड आई है लाइक दिस, और फीमेल जो है वो हेट्रोजाइगस है यानी कैरियर है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो मेल में दोनों चीज़ें हमें पता है, मेल में वाई जाता है तो ये वाई इसके साथ भी फर्टिलाइज हो सकता है और इसके साथ भी, तो इसके साथ फर्टिलाइज होगा तो रेड आई मेल, इसके साथ फर्टिलाइज होगा तो वाइट आई मेल। सही है। फीमेल जो है या तो रेड बनेगी, क्योंकि देखो ये जो है डोमिनेंट है। सही है। तो अब ये या है इसके साथ फर्टिलाइज हो या इसके साथ फर्टिलाइज हो, तो डोमिनेंट यानी रेड आई फीमेल ही होगी, वाइट आई फीमेल का होना पॉसिबल नहीं है। इसके साथ है तो होमोजाइगस, इसके साथ है तो कैरियर। तो इसका मतलब है जो डी है ऑप्शन वो करेक्ट है। ठीक है, होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। 61 क्या कह रहा है, एन एक्स्ट्रा फिंगर इन ह्यूमन इज रेयर बट इट ड्यू टू डोमिनेंट एलील। जो एक्स्ट्रा फिंगर होता है वो रेयर होता है, बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन होता है डोमिनेंट जीन की वजह से। व्हेन वन पेरेंट इज नॉर्मल एंड अदर पेरेंट हैज़ एन एक्स्ट्रा फिंगर बट इज हेट्रोजाइगस फॉर ट्रेट। अच्छा, एक पेरेंट जो है वो नॉर्मल है, सही है, यानी 5 फिंगर्ड है, और जो दूसरा है वो हेट्रोजाइगस है यानी 6 फिंगर्ड है बट हेट्रोजाइगस, यानी एक नॉर्मल जीन है और एक 6 फिंगर का जीन है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर फर्स्ट चाइल्ड वुड बी नॉर्मल। अच्छा देखो, एक तो नॉर्मल है, मैं इसको कैपिटल एफ लिख देता हूँ फॉर एक्स्ट्रा फिंगर, ये क्योंकि डोमिनेंट जीन है, और स्मॉल एफ, ये है एक पेरेंट जिसकी 6 उंगली है और ये दूसरा पेरेंट, सही, जो नॉर्मल है। अब इसमें नॉर्मल के बारे में पूछा गया, क्या प्रोबेबिलिटी है। हमेशा याद रखना कि अगर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो और होमोजाइगस रिसेसिव हो तो इसमें हमेशा प्रोबेबिलिटी जो आती है वो आती है 75% डोमिनेंट की, और सॉरी इसमें हमेशा प्रोबेबिलिटी आती 50% डोमिनेंट की और 50% रिसेसिव की। ठीक है, आप इसको क्रॉस करके देख सकते हो। तो इसका जो आंसर आएगा वो है 50%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फिनोटाइप बट नॉट जीनोटाइप। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जिसको देखकर हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप का दोनों का पता लगता है, लेकिन इनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिससे सिर्फ हमें फिनोटाइप पता लगेगा, जीनोटाइप पता नहीं लगेगा। पहला ऑप्शन ए देखो, XHY, XHH ये हीमोफीलिया है, यानी XHY ये हमें मेल के बारे में बता रहा है, तो ये तो है तो जीनोटाइप, लेकिन फिनोटाइप भी हम इसको बता सकते हैं कि ये क्या है, ये नॉर्मल मेल है। सही है। और बी है हीमोफिलिक मेल, हीमोफिलिक मेल है, ये फिनोटाइप है। अब हम इसका जीनोटाइप भी बता सकते हैं, वो होगा X कैपिटल स्मॉल HY, यानी वो कुछ इस तरह से होगा। तो यानी हीमोफिलिक मेल के बारे में हमें पता है, हम जीनोटाइप भी बता सकते हैं। फिनोटाइप क्या है, हीमोफिलिक होना, जीनोटाइप ये है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अ टॉल टी प्लांट। अच्छा, उसके बाद है कैरियर फॉर कलर ब्लाइंडनेस, फीमेल कैरियर फॉर कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा, अगर कोई फीमेल कैरियर है कलर ब्लाइंडनेस के लिए, इसका मतलब है उसके बाद उसके 2 एक्स क्रोमोसोम में एक जीन जो है नॉर्मल है और एक जीन जो है कलर ब्लाइंडनेस का है, तो उसका भी जीनोटाइप पता लग गया। क्या बचा, टॉल प्लांट। टॉल प्लांट के बारे में हम पता है कि फिनोटिपिकली तो टॉल है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जीनोटाइप इसका क्या होगा, हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस है, हमें नहीं पता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट इन ह्यूमन इफ फादर एंड अ सन आर बोथ हीमोफिलिक बट द मदर इज नॉर्मल, हर जीनोटाइप मस्ट बी। अच्छा देखो, एक बात यहाँ पे, अगर फादर और सन दोनों हीमोफिलिक है तो एक बात याद रखना, जो फादर पे की जो ट्रांसमिशन होती है सन में वो वाई क्रोमोसोम की होती है, और हीमोफिलिक का जीन एक्स पर है। तो इसका मतलब है अगर सन बेटा जो है वो हेमोफिलिक है तो उसको एक्स का जो जीन मिला है उसकी मदर से मिला है, और मदर नॉर्मल है तो उसका मतलब है मदर कैरियर होगी हर हाल में। तो जो आप ऑप्शन में से जो कैरियर का है वो आपने सेलेक्ट करना है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सही है। अच्छा जी, ये तो हमारे पास हो गया जेनेटिक्स के क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू PMC हमारे पास
8 सवाल होने चाहिए थे इसके, जो हमने यहाँ पर देख ली, 7 होने चाहिए थे शायद, 7। उसके बाद है हमारे पास द समराइज पॉइंट इफ़ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज़ गिवन एज। अच्छा, नेचुरल सिलेक्शन के कुछ पॉइंट्स गिवन है यहाँ पर। क्या है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वेरिएशन एंड हेरिडिटी, ओवर प्रोडक्शन, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। हमने इसको सिर्फ अरेंज करके लिखना है। तो सबसे पहले ओवर प्रोडक्शन आना चाहिए, ओवर प्रोडक्शन के बाद क्या आना चाहिए? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, फिर वेरिएशन, और फिर उसके बाद सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, और देन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़। तो इसका मतलब है यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ का जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। सही है। ये बुक में आपको सीक्वेंस वाइज आप पूरी हेडिंग आपको मिल जाएगी इसकी, बहुत आसान से, बुक की लाइन है, कोई ऐसा कोई डिफ़िकल्ट कोई कॉन्सेप्चुअल बात इसमें नहीं है। अच्छा, ये वाला एक क्वेश्चन आया है जो कि बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और मुझसे सवालात करते हैं, सर ये वाला सवाल हमें सॉल्व करके बता दें। ये मैं आपको बताता हूँ। इन एन एक्सपेरिमेंट the result shows the data of 2 allelic character of plant grow in a garden in which 480 plants were dominant out of 500 dome shaped seed, and 20 plants were recessive have flat shaped seed. If 320 plants were homozygous for dominant character, what will be the frequency of recessive character? अच्छा भाई देखो, 500 पौधे हैं एक गार्डन में। इस 500 में से 2 तरह के सीड हैं। एक है डोम शेप, जिसके लिए मैंने लिख दिया डी, और एक है फ्लैट शेप, जिसके लिए लिख दिया मैंने स्मॉल डी। ठीक है, अब होगा क्या? जो डोम शेप है मैं पूरा कैरेक्टर ही लिख देता हूँ, और जो फ्लैट है, सीड की बात हो रही है, डोम शेप सीड जो है मेरे पास वो 480 है, और फ्लैट जो है वो कितने हैं? 20 है। सही है। हमें रेसेसिव एलील फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। सही है। रेसेसिव एलील फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम होगी? देखो भाई, हमें पता है रेसेसिव हमेशा होमोजाइगस होता है। सही है, रेसेसिव हमेशा होमोजाइगस होता है। अगर 500 पौधे हैं तो इसका जीन पोल कितना होगा? 1000 होगा, क्योंकि एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन चाहिए होते हैं। तो टोटल 500 है, तो कैरेक्टर 500 है, तो टोटल जीन कितने होंगे? 1000 होंगे। अच्छा, ये होमोजाइगस होगा, एक फार्मूला है, उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है और आसान अल्फाज में, आसान तरीके से। वो फार्मूला क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला होना चाहिए। इसमें आपने क्यू स्क्वायर 2pq ये सब पुट करना है, यानी जो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला था। इसको सॉल्व करना काफ़ी टिपिकल हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको रूट निकालना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ। आपको क्या मालूम करना है? रेसेसिव एलील फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। कैसे? देखो भाई, 20 प्लांट है, ये पता है 100% होमोजाइगस होंगे, यानी क्यू होंगे ये स्मॉल डी, यानी मैंने डोम शेप के लिए लिख दिया कैपिटल डी, और फ्लैट शेप के लिए लिख दिया स्मॉल डी, यानी ये 20। तो इसका मतलब है ये हर हाल में 40 होंगे। सही है। इस 480 में से कहा गया कि जो 320 है वो होमोजाइगस है। 320 क्या है? होमोजाइगस है। कितने बच गए? 160। 160 क्या है? हेट्रोजाइगस है। होमोजाइगस का मतलब है कैपिटल डी, ये तो पूरे इधर हो गए। हमें डोमिनेंट को मालूम नहीं करना, इसको साइड कर दो। 160 का मतलब है 160 कैपिटल डी और स्मॉल डी, ये हमारे पास है। तो 160 इधर भी ऐड कर दो, 160, और 160 इधर भी ऐड हो जाएगा। सही है। क्यों ऐड हो गया? क्योंकि इस 160 में, इस 160 दो जीन है ना, यानी 160 कैपिटल डी है, 160 स्मॉल डी है। सही है। तो यहाँ पर भी ऐड हो गया, तो ये कितने हो गए टोटल? 200। दैट्स इट। इसका आंसर है 200। सही है। उसके अलावा अगर आप इस फॉर्मूले से चेक करना चाहते हो तो आपको पहले करना ये होगा कि पहले आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, यानी अगर 200 का परसेंटेज निकालोगे, इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करोगे, 100 से इसको डिवाइड करोगे, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको क्यू स्क्वायर के बराबर करोगे, यानी रूट निकालोगे उसका। सही है। क्योंकि अगर जो इसका आंसर आएगा वो क्यू स्क्वायर के बराबर होगा, फिर आप उसका रूट निकालोगे, आपको क्यू मालूम करना है। सही है। तो खैर ये बहुत लंबा काम होता है, आप इस अपने बस कॉन्सेप्ट्स को याद रखना और इस तरह से इसकी कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि एक ही या 2 सवाल आएगा, इससे ज़्यादा इसके नहीं आएंगे। बहुत सारे आते हैं तो हम इसका कोई शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं, कोई ऐसा तरीका निकालते हैं, लेकिन ये आसान सी चीज़ें होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इनमें से कौन सा जो है
प्रोसेस है जो नेचुरल सिलेक्शन को बताता है। चेंज फ्रॉम सिंपलेस्ट टू मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस बिटवीन जीनोटाइप, इंक्रीज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, अकरेंस ऑफ न्यू म्यूटेशन। अच्छा, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में जो लॉ था वो ये था कि सबसे पहली चीज़ होती है पॉपुलेशन, यानी ओवर प्रोडक्शन होगी, तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्शन पॉपुलेशन एंड इंक्रीज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन इज द एक्यूरेट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, उसके बाद है 67, द डिफरेंस इन डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न अमंग इंडिविजुअल आर कॉल्ड। अच्छा भाई, डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न का मतलब है, आपको पता है जो चैप्टर नंबर 9 है उस पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का टॉपिक है, जिसमें बताया गया कि जो दो डीएनए होते हैं यानी जो दो डीएनए होते हैं उनमें जो नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस होती है वो एक जैसी नहीं होती, यानी जस्ट लाइक दैट इसमें भी कुछ नॉन कोडिंग पार्ट है, इसमें भी कुछ नॉन कोडिंग पार्ट है, लेकिन दोनों की लेंथ अलग अलग होती है। जस्ट लाइक उसका किसी की लेंथ है 40 to 20 नाइट्रोजनस बेसिस, किसी की लेंथ है 50 to 40, तो दोनों की लेंथ अलग अलग है। तो दोनों की लेंथ का एक पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक पैटर्न बनता है जिसको हम रिफ्लेक्ट कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, जिससे हम जिसको हम मैच करते हैं। और ये कैसे मैच करते हैं, यानी अगर दो डीएनए दिया जाए और दो डीएनए में अगर एक नाइट्रोजनस बेस का भी डिफरेंस हो तो वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए डिटेक्ट किया जा सकता है। सही है, जिसको हम RFLP रिफ्लेक्ट पैटर्न कहते हैं। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है सी। सही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 68, सिस्टिक फाइब्रोसिस इज अ डिजीज ऑफ। सिस्टिक फाइब्रोसिस का मतलब, सिस्टिक फाइब्रोसिस कौन सी डिजीज है? लंग्स की डिजीज है, आसान सी चीज़ है। द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए cDNA ऑन mRNA टेम्पलेट इज। अच्छा भाई, cDNA अगर, यानी यूजुअली होता है कि mRNA से DNA से mRNA बनता है, लेकिन अगर mRNA से DNA बन जाए तो उसको क्या कहेंगे? DNA से mRNA बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, mRNA से DNA बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट है जिसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। इन RDNA टेक्नोलॉजी colonies carrying desired gene able to produce beta glucosidase gel X gel is mono। अच्छा, करेक्ट स्टेटमेंट को हमने सिलेक्ट करना है। X gel is monosaccharide, Huntington's disease occur by autosomal recessive allele, restriction enzyme is termed as biological scissor। अच्छा, करेक्ट स्टेटमेंट को हमने सिलेक्ट करना था, तो यहाँ पर तकरीबन सारे इनकरेक्ट है। सिर्फ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल सीजर, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पहला जो ऑप्शन है, इन RDNA टेक्नोलॉजी कॉलोनीज कैरिंग डिजायर्ड जीन एबल टू प्रोड्यूस बीटा ग्लूकोसिडेज, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन कॉलोनी में हमारा डिजायर्ड जीन मौजूद होता है ना, तो वो बीटा ग्लूकोसिडेज प्रोड्यूस नहीं कर पाती, जब भी वो वाइट कलर ही के रह जाते हैं। सही है, तो ये सारी चीज़ें हमने करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना था। एक्सेल इज मोनोसैकेराइड, बिल्कुल ऐसा नहीं है, एक्सेल पॉलीसैकेराइड होता है। सही है, हंटिंगटन्स डिजीज जो है ऑटोसोमल रिसेसिव एलील की वजह से होता है, ऐसा नहीं है डोमिनेंट एलील की वजह से होता है। सही है, होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। इफ द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड mRNA इज टेम्पलेट इज AUGCAU, देन द सीक्वेंस ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA स्ट्रैंड वुड बी। अच्छा भाई, AUGCAU ये एक पैटर्न है। आप इसमें पूछा गया है कि अगर mRNA पे ये पैटर्न है तो DNA जो कि सिंथेसाइज हुआ है उसमें क्या पैटर्न होगा? इफ द सीक्वेंस ऑफ टेम्पलेट इज देन द सीक्वेंस ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA वुड बी। तो भाई A की जगह इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमने लिखना है, A की जगह T लिखना है, U की जगह A लिखना है, G की जगह C की जगह G, A की जगह T, U की जगह A। तो ये जहाँ पर भी होगा ये हमारा ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज वेक्टर? कौन सा बैक्टीरियोफेज भी होता है, प्लाज्मिड भी होता है, दोनों ही वेक्टर के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। तो वो तो A एंड B इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बोन मैरो कैन नॉट प्रोड्यूस ADA एडिनोसिन डीअमाइनेज। अच्छा, ये होता है SCID में, सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम में। सेंट्रोमेयर कंटेन अ डिस्क शेप प्रोटीन डैश टू विच स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच। सेंट्रोमेयर पे एक डिस्क शेप प्रोटीन होती है जिससे स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, उसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। इफ DNA कंटेन सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस ATCGTTCG एंड व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, एंटीकोडॉन
और डीएनए का सीक्वेंस हमेशा सेम होता है, सही है। एंटीकोडॉन और डीएनए का सीक्वेंस हमेशा सेम होता है। फ़र्क क्या है, एंटीकोडॉन होता है टीआरएनए पे, यानी आरएनए है तो वहाँ पे टी की जगह यू होगा, तो जितने भी यहाँ पे टी हैं उसको यू से रिप्लेस कर दो, तो जो भी ऑप्शन बनेगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। इन सिकल सेल एनीमिया अमाइनो एसिड वैलिन इज रिप्लेस्ड बाय, अच्छा भाई सिकल सेल एनीमिया अमाइनो एसिड जो होता है वैलिन वो किसमें, यानी जो नॉर्मल पर्सन होता है उसमें 300 अमाइनो एसिड्स होते हैं और 300 अमाइनो एसिड में जो एक ग्लूटामिक एसिड होता है उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है वैलिन से, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन प्रोड्यूस होती है। डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड इन सिंगल स्ट्रैंड, अच्छा एक डीएनए है उसमें से एक स्ट्रैंड के अंदर दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो डिस्टेंस आता है वो क्या होता है। अच्छा अब एक और बात याद रखना, देखो भाई ये भी पूछा जाता है कि भाई डिफरेंस बिटवीन टू न्यूक्लियो, या तो ये वाला डिस्टेंस पूछा जाएगा या तो ये वाला, यानी दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान का डिस्टेंस। सिंगल स्ट्रैंड की बात की गई थी तो ये दोनों पूछा जाएगा। ये होता है ऑलमोस्ट 3.4 एंगस्ट्रॉम के बराबर में, सही है, लेकिन यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में गिवन नहीं है, नैनोमीटर में गिवन है। तो भाई नैनोमीटर इज लार्जर बिगर यूनिट देन एंगस्ट्रॉम, तो ये हो जाएगा 0.34, सही है नैनोमीटर। ट्रांसक्रिप्शन इज इनिशिएटेड बाय दिस एंजाइम, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, ट्रांसक्रिप्शन कब होगी, यानी डीएनए का एमआरएनए प्रोड्यूस करना। तो डीएनए एमआरएनए प्रोड्यूस कब करेगा, होता ये है कि यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज, वो ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करवाता है, डीएनए के साथ बाइंड करता है और एमआरएनए का स्ट्रैंड बनाता हुआ आगे निकल जाता है, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट हमने सिलेक्ट करना है। द ह्यूमन सेल कंटेन 40 टाइप्स ऑफ टीआरएनए, अच्छा मैसेंजर आरएनए इज डबल स्टैंडर्ड, AUG इज स्टॉप कोडॉन, हिस्टोन प्रोटीन इज हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड लार्ज मॉलिक्यूल। तो इसका जो है टीआरएनए, देयर आर 40 टाइप्स ऑफ टीआरएनए, बिल्कुल ठीक बात है, 40 किस्म के टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं और मैसेंजर आरएनए जो है डबल स्टैंडर्ड नहीं होता। और AUG स्टार्ट कोडॉन है, स्टॉप कोडॉन नहीं है। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो स्मॉल प्रोटीन होता है, सिंपलेस्ट प्रोटीन होता है और बेसिक प्रोटीन होता है, लार्ज भी नहीं होता और हाई मॉलिक्यूलर वेट भी नहीं होता। राइबोस प्लस नाइट्रोजनस बेसिस इज इक्वल टू, दिस इज न्यूक्लियोसाइड, यानी जब राइबोस शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है वी कॉल इट न्यूक्लियोसाइड, सही है। और फिर जब फॉस्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच हो जाता है तो हम इसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो आई डू होप स्टूडेंट्स आपको ये टेस्ट अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह जो आपका टेस्ट होगा पीएमसी का वो भी इसी तरह का ही होगा। बायोलॉजी का सेक्शन हो सकता है कुछ टॉपिक में कुछ बहुत वेरिएशन हो कुछ, लेकिन इसी कैटेगरी के अंदर ही फॉल करेगा। और मेरी तरफ से विश यू बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरी एफर्ट्स अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना। मैं आपका टीचर डॉक्टर मोहम्मद हबीब अमीन, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।